हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। रेट गेन के स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अंदर एक चीज हम सेम रखेंगे कि सिल्वर मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट जाएगा जिसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस होने वाली है, बट एक चीज इसके अंदर डिफरेंट भी रखेंगे। हम इस बार ना स्क्रीनर पे चलेंगे ना ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। अगेन ट्रेडिंग व्यू की जो मेरी प्रोफाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैं चार्ट्स पोस्ट करता रहता हूं, बट वहां पे हम क्यों नहीं चलेंगे, वहां पे हम इसलिए नहीं चलेंगे बिकॉज बिजनेस बहुत रिसेंटली लिस्ट हुआ है। चार्ट्स पे मेरे पास ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, प्लस स्क्रीनर का जो डेटा है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फोकस रहेगा इसके अंदर और डेटा भी बहुत कम होने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको इस बार स्किप करते हैं, बिजनेस समझते हैं, आउटलुक देखते हैं एंड जो कंपनी कह रही है उस बेसिस पे हम इसकी ग्रोथ ट्रैक करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में। अगर ऐसा होता है जैसा कंपनी कह रही है, इवन आफ्टर ऑल द कोविड सिचुएशन, ओमिक्रॉन, सब कुछ के चलते हुए भी अगर ऐसा होता है जो कंपनी कहना चाह रही है, तो डेफिनेटली दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर योर पोर्टफोलियो और फॉर योर SaaS बास्केट। SaaS, अब ये टर्म मैंने यहाँ पे यूज करी है। SaaS का मतलब क्या है? SaaS का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जी हाँ, तो सबसे पहले हम वीडियो को यहीं से शुरुआत में लेते हैं कि SaaS कंपनी है रेट गेन। SaaS कंपनी वो कंपनी होती है जो एक सॉफ्टवेयर को होस्ट करे अपने पास, और वो सॉफ्टवेयर उनका खुद का होता है और फिर वो सॉफ्टवेयर को लेंड आउट करते हैं दूसरी कंपनीज को, ताकि दूसरी कंपनीज यूज करके अपनी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकें, अपने यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकें, अपना रेवेन्यू बढ़ा सकें और बड़ी सारी और भी चीजें कर सकें। तो डिफरेंट कंपनीज आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रही हैं जिसको आप यूटिलाइज करके अपना बिजनेस एनहांस कर सकते हैं। तो बेसिकली SaaS का मतलब हो गया ये यहाँ पे। अब एग्जांपल के तौर पे ERP हो गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, या CRM हो गया, कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं इनके बेसिस पे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं कंपनीज द्वारा एंड वो दूसरी कंपनीज को दिए जाते हैं जो कि उनके क्लाइंट्स होती हैं एंड वो कंपनीज फिर यूज कर सकती हैं सॉफ्टवेयर्स को। तो SaaS कंपनीज, SaaS टर्म आप बहुत ज्यादा सुनेंगे। इनफैक्ट हमने बहुत डिटेल में बात करी थी रूट मोबाइल की, और अगर आपको वो वीडियो ध्यान होगी तो उसके अंदर हमने कहा था कि एक CPaaS प्रोवाइडर है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी SaaS बास्केट का ही पार्ट है। आप बाकी मार्केट में भी कंपनीज देख सकते हैं, तो मैप माई इंडिया हो गई, कनेक्टेड है, SaaS कंपनी ही है एक तरीके से। रूट मोबाइल हो गई, तनला हो गई, राइट। कहीं ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारी और कंपनीज के जो कि SaaS का कंपोनेंट बन सकते हैं, बट ये प्योर प्ले आपकी SaaS कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, राइट। एंड सब अलग अलग एरियाज पे फोकस कर रहे हैं, सब अलग अलग सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि जतिन SaaS और IT कंपनीज में क्या डिफरेंस है? बिकॉज TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, HCL टेक हो गई, ये कंपनीज भी तो यहाँ पे लिस्टेड है हमारी मार्केट में एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो SaaS कंपनीज और इनमें क्या डिफरेंस है? तो आप समझिए IT कंपनीज जो हैं हमारी, वो कहीं ना कहीं बैकएंड देखती हैं बड़ी ग्लोबल जायंट ग्लोबल IT कंपनीज का, राइट। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, अज्यूरे प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और उसका बैकएंड कोई और कंपनी देख रही है, राइट। तो अगर मैं कहना चाहूं तो मैं यहां पे माइक्रोसॉफ्ट को SaaS कंपनी कह सकता हूं बिकॉज दे हैव क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर विच दे आर प्रोवाइडिंग एज अ सर्विस टू अदर पीपल, राइट। विंडोज हो गया, अज्यूरे प्लेटफॉर्म हो गया, बट IT कंपनीज जो है वो बैकएंड संभाल रही हैं। अगर आप देखते हैं फॉर एग्जांपल रेट गेन हो गई, तो रेट गेन अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स बना के दूसरे लोगों को दे रही है एंड उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। तो रेट गेन SaaS कंपनी हुई है आपकी। या आपने नाम सुना होगा, एक प्राइवेट कंपनी है बाय द नेम ऑफ Zoho, काफी फेमस कंपनी है। इनफैक्ट मनीक्राफ्ट जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, उसका जो ईमेल अकाउंट वगैरह हमने क्रिएट किया वो सब Zoho पे किया बिकॉज Zoho इज वेरी वेरी एफिशिएंट और बहुत ही सब सिंपल स्ट्रक्चर है वहाँ पे। तो Zoho एक SaaS कंपनी है। अगर आप देखेंगे ICICI बैंक में अगर आपका किसी का करंट अकाउंट है तो उनका जो बिलिंग मैनेजमेंट का सिस्टम वगैरह इन्होंने बिल्ड किया है वो इन पार्टनरशिप विद Zoho किया है। तो कहीं ना कहीं Zoho के बेसिस पे ही सारा काम वहाँ पे चल रहा है। तो ये कंपनीज हो गई SaaS जो आपको सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रही हैं जिनको यूटिलाइज करके आप अपने बिजनेसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ट्रेडिशनल IT कंपनीज जो हमारी हैं उनमें और SaaS कंपनीज में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो SaaS का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं रेट गेन के ऊपर। रेट गेन क्या है, कब फॉर्म हुई थी, मैनेजमेंट में कौन है, बिजनेस कैसा है, बिजनेस को समझना जरूरी है। बिजनेस इज द थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन एंड उसके बाद नंबर्स हम इसको देखेंगे, एक दो क्वार्टर्स होने दो, उसके बाद नंबर्स में बहुत डिटेल में जाएंगे। बट अभी बिजनेस समझते हैं, फ्यूचर आउटलुक, ग्रोथ का आउटलुक समझते हैं एंड फिर वीडियो को एंड करते हैं। सिल्वर मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट जाएगा विद माय इन्वेस्टमेंट थीसिस। तो अब समझते हैं सबसे पहले थोड़ी रेट गेन की हिस्ट्री।
तो रेट गेन की शुरुआत हुई थी 2004 में। जी हाँ, काफी समय हो चुका रेट गेन को एस्टैब्लिश हुए हुए। एंड जब इन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी, तो कहीं ना कहीं कंपेटिटिव प्राइसिंग के ऊपर इनका बिजनेस था कि होटल्स की कंपेटिटिव प्राइसिंग वगैरह चेक करते थे, उनकी बेटर प्राइसिंग करने की कोशिश करते थे, दूसरे होटल्स क्या प्राइस कर रहे हैं उस हिसाब से कंपैरिजन वगैरह करते थे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर अगर आज हम देखते हैं तो रेट गेन आपका लार्जेस्ट प्लेयर है। सैस कंपनीज के रूप में अगर हम देखते हैं, कोई भी कंपनी जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर सबसे ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, तो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्लेयर है। इनफैक्ट इनके क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, वो भी थोड़ा समझेंगे। बट कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत बहुत छोटे स्केल पे हुई थी। एंड जब शुरुआत हुई थी तो AI बेस्ड और मशीन लर्निंग और इन सब चीज़ों के पीछे ही जा रहे थे। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन कंपनी है ये, इनको होना भी चाहिए बिकॉज इनका बिजनेस सारा ऐसा है कि इनको बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रेडिक्शंस, राइट, प्रोबेबिलिटीज, उन सब पे वर्क करना पड़ता है। तो इनकी जो एल्गोरिदम्स वगैरह हैं वो अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी होटल की प्राइसिंग ये ढंग से जज कर पाएंगे, गेज कर पाएंगे। तो एक कंपनी स्टार्ट हुई थी 2004 में इस सिंपल से बिजनेस के साथ, और आज एक्सपैंड कर गई है बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर। तो थोड़ा सा ओवरव्यू भी ले लेते हैं रेट गेन का। तो रेट गेन बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि आज क्या करती है, तो रेट गेन, मान लो मेरे को होटल बुक करना है, राइट, मैं किसी भी वेबसाइट पे गया, वहां पे मैंने प्राइस चेक करे, फिर मैं सोचूंगा कि यार इस पे थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है, हो सकता है दूसरी जगह कम मिल जाए, तो मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊंगा। अब जनरली होता क्या है कि आप 2-3 वेबसाइट्स पे गए तो मार्जिनल सा डिफरेंस होता है, राइट। ऐसा नहीं होता कि एक जगह बहुत सस्ता है, एक जगह बहुत महंगा है। तो ऐसा क्यों है? तो बेसिकली रेट गेन क्या करता है कि अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बहुत सारे आपके जो होटल्स हो गए, क्रूज लाइनर्स हो गए, एयरलाइंस हो गई, कार रेंटल कंपनीज हो गई, इन सब के साथ टाई अप करके रखता है और कोशिश करता है कि बेस्ट प्राइस इन कंपनीज को दिला सके, होटल का या आपकी जो प्लेन पे सीट हो गई उसका, या क्रूज लाइनर जब आप बुक कर रहे हैं उसका। तो कहीं ना कहीं बहुत जगहों से काम करता है रेट गेन, बहुत पार्टनर्स के साथ काम करता है रेट गेन, एंड बहुत तरीकों से काम करता है रेट गेन। तो इनका मेन लेकिन मिशन यही है कि जो एक होटल इंडस्ट्री और एक कंज्यूमर के बीच का गैप है, एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और कंज्यूमर के बीच का गैप है, उसको कहीं ना कहीं ब्रिज कर सकें प्राइसिंग के टर्म्स में, एंड ये देख सकें कि जो भी प्राइस मैं एक तरीके से अफोर्ड कर सकता हूं या जो उस समय करेक्ट प्राइसिंग है वो वहां पे आए उस होटल की। ऐसा ना हो कि एक जगह बहुत सस्ता है, एक जगह बहुत महंगा है, कोई दूसरी वेबसाइट ही अंडरकट कर रही है इनके खुद के प्राइजेस को, तो ऐसा ना हो कि नुकसान में ये लोग होटल्स बुक करने लगे। तो वो सारी चीजें देखना रेट गेन का काम है। थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि इन्होंने बिजनेस को अपने 3 मेन वर्टिकल्स में बांटा हुआ है, उन तीनों वर्टिकल्स को हम समझेंगे। बट अगर मेरे को क्विक ओवरव्यू आपको देना होता ना तो इतना ही है। अब आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो जतिन, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक का क्या? Hospitality industry has taken a big hit in this COVID-19 pandemic. Definitely it has. But बात क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा भी देश खुलता है हमारा, ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सब घर बैठे बैठे बोर हो गए, तो पेंट अप डिमांड बहुत हाई है। और मुझे लगता है ये पेंट अप डिमांड सिर्फ ऐसी नहीं है कि वन शॉट की है, वन टाइम की है, मुझे लगता है कंटिन्यू रहने वाली है। जैसे जैसे लोग पैसा ज़्यादा कमाएंगे, लेजर, ट्रैवलिंग, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं एक्टिविटीज़, राइट। तो मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि ये पीछे जाएगा या कम हो जाएगा। इनफैक्ट लोगों को अब हो गया है कि जाएं तो अच्छे से एक्सपीरियंस करें चीज़ों को, बिकॉज वरना तो घर में ही आके बैठना है, काम भी घर से ही कर रहे हैं, सब कुछ घर पे ही हो गया है। तो लोगों को बहुत मन करने लगा है कि बाहर जाएं, बड़ी बेचैनी सी होने लगती है घर बैठे बैठे। तो वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रेट गेन के बिजनेस में सीधा सीधा ट्रांसलेट करता हुआ हमें फ्यूचर में दिखेगा, एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर रेट गेन एंड फॉर इट्स शेयर होल्डर्स एंड फॉर इट्स इन्वेस्टर्स एज वेल। क्योंकि जिस एरिया में ये हैं, मैं आपको ये तो बता चुका हूँ, इंडिया में लार्जेस्ट है, बट वर्ल्ड में भी बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे है। इनफैक्ट हम अभी बात करेंगे क्या कस्टमर्स हैं और किस हिसाब से प्रोफाइल है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा ताकि मैं कुछ मिस्टेक ना कर दूं उसके अंदर। बट बात ये है कि जहाँ पे भी ये लोग हैं वो इंडस्ट्री ऐसी है कि वो ग्रो कर रही है, वो बूम कर रही है इंडस्ट्री। उसकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, यानी कि टैम, ये टर्म भी आपको हो सकता है सुनने में आए कभी जब आप खुद से रेट गेन पे रिसर्च कर रहे हो। अगेन गाइस, रेट गेन के जो मेरे रिसर्च नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल में जा चुके हैं, मैं वहाँ पे हमेशा रिसर्च नोट्स अपने शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं बता सकते हैं मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो डिटेल्स हैं वो मतलब मैंने सबको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। तो जो इस इंडस्ट्री की टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जो रेट गेन की टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, टैम, दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एज वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा ही लोगों को अब ट्रैवलिंग और उसका शौक हो गया है। और ये जहाँ से बिजनेस मेनली डिराइव करते हैं यूएस से, राइट, तो ऐसी जगहों पे वैक्सीनेशन नंबर्स बहुत हाई हैं और इनको पूरी उम्मीद है
कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से बूम करता रहेगा अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बूम करती रही। हम देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े एक्विजिशन हो रहे हैं स्पेस के अंदर। येस, देयर आर कंपनीज दैट आर गोइंग बैंकरप्ट, डेफिनेटली ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, बट ऐसी कंपनीज भी बहुत सारी हैं जो थ्राइव कर रही हैं। एंड कभी भी इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद आप देखते हो कि जो नए प्लेयर्स निकल के आते हैं या जो पुराने प्लेयर्स बच जाते हैं, दे थ्राइव अ लॉट इन दैट इंडस्ट्री, और मेजरली सारे लोग इन्हीं के क्लाइंट हैं। इनके 1400 प्लस कस्टमर्स हैं, चाहे वो क्रूज लाइनर्स हों, चाहे वो एयरलाइंस हों, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो आपके OTAs हों, चाहे वो आपके कार रेंटल कंपनीज हों। एंड वर्ल्ड के अंदर 23 आउट ऑफ 30 लार्जेस्ट होटल कंपनीज इनकी क्लाइंट हैं। ऑल लीडिंग कार रेंटल कंपनीज इन इंडिया इनकी क्लाइंट है। अगेन मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मिस्टेक ना कर दूं नंबर के अंदर। 25 आउट ऑफ 30 लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स यानी कि OTA इनके क्लाइंट हैं। और अगर आप इंडिया में कहीं पे भी कुछ बुकिंग कर रहे हैं ना, जनरली आप रेट गेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सिंपल सी चीज़ है। मैं अगर कहीं पे बुकिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो रेट गेन का वहाँ पे सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो रखा है जो बाकी कंपनीज को, चाहे OTA हो चाहे कुछ भी हो, प्राइसिंग में हेल्प कर रहा है, चाहे किसी और भी तरीके से हेल्प कर रहा हो, बट वहाँ पे हेल्प कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। आपका क्वेश्चन है कि ज़रूर आ सकता है कि जतिन आप मेरे को ये बताओ, रेट गेन इतनी डोमिनेंट है तो क्या ग्रोथ आती रहेगी? तो मैं जैसा कि आपसे कह रहा हूँ कि मुझे लगता है ट्रैवल की और जो लेजर एक्टिविटीज़ है इनकी डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी, तो मुझे लगता है ग्रोथ आती रहेगी। ऑल्सो दे आर ग्रोइंग ऑर्गेनिकली एज वेल एज इनऑर्गेनिकली, तो हर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। एंड आई थिंक 18 to 20% ग्रोथ इज अ वेरी वेरी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फॉर रेट गेन। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनका मकसद है, एंड इनके जो CEO हैं, जो कंपनी है, जो प्रमोटर्स वगैरह, उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि वी वांट टू बिकम दी शॉपिफाई ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब शॉपिफाई अगर आपको नहीं पता तो शॉपिफाई इज अ जायंट इन इट्स फील्ड। अगर आप ई-कॉमर्स पे आप खुद की वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई चीज बेचना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, शॉपिफाई इज द फर्स्ट वेबसाइट दैट यू शुड विजिट एंड यू शुड क्रिएट योर वेबसाइट ऑन शॉपिफाई। शॉपिफाई जिस तरीके की आपको फैसिलिटीज देता है, ये ग्लोबली नहीं, इंडिया में भी हर जगह यही डोमिनेट कर रही है कंपनी, राइट। तो इतना ईजी कर दिया इन्होंने आपके लिए चीजें बेचना, अगर आप ढंग से समझ सकें तो। मतलब जैसे शॉपिफाई है ना, ये उस तरीके से आगे जाना चाह रहे हैं, तो उनका विजन बहुत ग्रैंड है। बहुत कम कंपनीज ऐसी हमें देखने को मिलती हैं ग्लोबली जो कहें कि हम ग्लोबली नंबर 1 बनना चाहते हैं। एंड आई ट्रूली फील रेट गेन हैज द पोटेंशियल टू बिकम द ग्लोबल लीडर। आखिर इंडिया में नंबर 1 है, ग्लोबली बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इनके पास। एंड आई ऑनेस्टली फील रेट गेन, इफ इट कैन कीप अप विद द कॉम्पिटिशन, इफ इट कैन कीप अप विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये जरूर चैलेंज कर सकते हैं किसी भी कंपनी को ग्लोबल नंबर 1 पोजीशन के लिए। अब गाइज इनके ना 3 मेन बिजनेस डिविजन्स हैं, बट उसको डिस्कस करने से पहले, क्योंकि उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, मुझे थोड़ी रीडिंग और करनी पड़े, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कंपनी EBITDA पॉजिटिव रही है स्टार्टिंग से, काफी टाइम से, राइट। एंड होता क्या है कि जो भी आपकी SaaS कंपनीज है, टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है ना, ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करती हैं। एक्विजिशन कर रही होंगी, R&D पे खर्चा कर रही होंगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे खर्चा कर रही होंगी। और जो आपकी ट्रेडिशनल कंपनीज होती हैं ना, वो केपेक्स बहुत ज़्यादा करती हैं। केपेक्स से क्या मतलब हो गया, जैसे लैंड परचेज किया, प्लांट खड़ा किया नया, फैक्ट्री नहीं बनाई, डी बॉटलनेकिंग करी किसी प्रोडक्ट की या किसी प्रोडक्शन लाइन की, राइट। होता क्या है, ओपेक्स और ये सारी चीज़ें ना ढंग से अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं बैठती। बहुत बार आपको लॉसेस दिख रहे होते हैं, जबकि ये कंपनीज नेट प्रॉफिटेबल होती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको लॉसेस दिखा रहे होते हैं फिर भी ये। तो कंपनी ने बहुत क्लियरली बोला है कि हम रहे हैं प्रॉफिटेबल शुरू से। अब अगर हम डेप्रीसिएशन है कुछ चार्ज कर रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट पे जो कि हमारा करना बनता है, और उसके वजह से हमारे लॉसेज आ जा रहे हैं, तो आप उनको लॉसेज ना माने, आप यही मान के चलें कि हम कैश फ्लो पॉजिटिव है, EBITDA पॉजिटिव है, हम रिटर्न्स आपको दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ की गलती लोगों ने करी थी सालों पहले अमेजोन के साथ, व्हेन दे डिडंट रियलाइज कि ये कंपनी कभी भी पॉजिटिव कैश फ्लो दे रही है आपको, जो उससे नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है, बट ये जान के नहीं दे रही, बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यूसली एक्सपैंड। ये मिस्टेक आप इन कंपनीज को एनालाइज करते हुए ना करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए समझना कि कब ये नेट प्रॉफिटेबल है और कब ये नहीं है। काफ़ी लोग हो सकते हैं यहाँ पे कहें कि जितने लॉस मेकिंग है उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं है जिस हिसाब से होने चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप थोड़े फाइनेंशियल्स को डिटेल में देखें। हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी 2 या 3 क्वार्टर बाद देखेंगे, जब थोड़े नंबर्स और आने लगेंगे। अभी मज़ा नहीं आएगा इतना डिटेल में, क्योंकि हम नंबर्स में डाइव इन नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ एक बार नंबर्स वगैरह आ जाएं। मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ मैनेजमेंट जो कह रही है उस हिसाब से गाइडेंस इनकी चलती रहे। बाकी हम यहाँ इतनी SaaS
कंपनीज डिस्कस करने वाले हैं कि किसी ना किसी के फाइनेंशियल से मैं आपको समझा पाऊंगा कि ओपेक्स पे आपको ध्यान क्यों देना चाहिए, एंड ओपेक्स को अगर आप हटा दें तो किस तरीके से ये कंपनीज नेट प्रॉफिट में हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल्स के एस्पेक्ट से। जब भी आप किसी भी SaaS कंपनी या इंटरनेट बेस्ड कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं या उसको स्टडी करते हैं, तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखें। RateGain लुक्स लाइक अ वेरी वेरी एक्साइटिंग बिजनेस टू मी, इसलिए मैं इसमें इतना टाइम दे रहा हूँ और इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। अब हम चलते हैं इसके 3 मेन बिजनेस डिविजन्स पे। तो सबसे पहला है DaaS। अब आप कहोगे जतिन अभी SaaS बोला, अब DaaS बोल रहा है, वहाँ पे CPaaS खत्म ही नहीं होता ये, तो ये ना टर्म्स हैं, अब क्या करें, सिंपल हैं टर्म्स। वैसे DaaS है तो खुद सोचो एज अ सर्विस तो होगा ही, आगे लगा लो क्या होना चाहिए, डी से बेस्ट वर्ड यहाँ पे डेटा एज अ सर्विस, राइट। सेकेंड मॉडल आपका है डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड मॉडल आपका है या थर्ड बिजनेस वर्टिकल इनका जो है वो है मार्टेक। तो अब हम सबको डिस्कस करने वाले हैं आराम से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं DaaS को, डेटा एज अ सर्विस। सो प्रोवाइड्स, क्या करते हैं इसके अंदर, प्रोवाइड्स डेटा एंड इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स टू सप्लायर्स एंड डिमांड प्रोवाइडर्स, राइट। उसके अंदर ये इंसाइट्स वगैरह देते हैं, जैसे कंपेटिटिव प्राइसिंग हो गई, कंपेटिटिव इंटेलिजेंस हो गई, पैरिटी इंटेलिजेंस हो गई, यानी कि पैरिटी प्राइसिंग वगैरह, तो उस सब पे ये फोकस रखते हैं। अब इनके इसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, प्रोडक्ट्स यानी कि जो इन्होंने सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं वो क्या क्या हैं इस वर्टिकल के अंदर। तो पैरिटी प्लस करके एक सॉफ्टवेयर है इनका, ऑप्टिमा करके सॉफ्टवेयर है, कार गेन है, एयर गेन है, फेरी गेन है। अभी आपको समझ आ रहा होगा, कार गेन, एयर गेन, फेरी गेन क्रूज लाइनर्स में भी हैं, कार रेंटल्स में भी हैं, एविएशन के अंदर भी हैं। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि किधर किधर कौन सा सॉफ्टवेयर फिट बैठता है, इनका कौन सी सर्विस वहाँ पे फिट बैठती है। अब पैरिटी प्लस जैसे हो गया तो उसका हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे कि पैरिटी प्लस हो गया तो वो क्या करता है प्रोडक्ट, तो इट फ्लैग्स इंस्टेंसेस व्हेन होटल रेट्स आर बीइंग सोल्ड एट चीपर रेट्स ऑन अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। मान लो कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है और उसमें होटल का रेट आना चाहिए लेट से 10,000 का और वो बेच रहे हैं 7,000 का, तो वो फ्लैग कर देगा फट से कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह रोक दो, अपने प्रमोशन रोक दो, एक बार इसमें चेक करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो कंपनी जान के ऐसा कर रही है तो आप उनसे अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर सकते हो कि हम आप पे लिस्टिंग अब नहीं रखेंगे, आप क्या कर रहे हो हमारी प्राइसिंग के साथ। एंड अगर कोई टेक्निकल ग्लिच है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो प्राइस ट्रैकिंग हो जाती है, राइट। जैसे आपकी कुकीज होती है ना, हर चीज ट्रैक कर रही होती है, उसी तरीके से काम कर रहा होता है। तो ये सारे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं या इनके जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, इनमें क्रॉस सेलिंग भी बहुत ज्यादा है, उसको भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। बट मेन आपको समझना जरूरी है, डेटा एज अ सर्विस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से, बिजनेस vertical for them. In fact, it contributes to 37.2% of their total revenue. इसके अंदर हाइब्रिड एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं। तो किसी किसी के साथ सब्सक्रिप्शन चला रखा होगा इन्होंने कि ठीक है भैया आपका पर एनम चार्ज XYZ रहेगा, और हाइब्रिड यानी कि मे बी कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह आपके थ्रू अगर हो रही हैं तो पर ट्रांजैक्शन भी ये लोग चार्ज कर रहे होंगे उस हिसाब से। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीगेटर्स ऑफ ट्रैवल डेटा ग्लोबली। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत बड़ी कंपनी अपने फील्ड के अंदर, एंड जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं उनके हिसाब से दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीगेटर्स ऑफ ट्रैवल डेटा ग्लोबली। तो आप सोचो डेटा से लोग क्या क्या नहीं कर सकते फ्यूचर में, राइट। अब हम चलते हैं इनके सेकंड बिजनेस वर्टिकल पे जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी बिटवीन अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स एंड देयर डिमांड पार्टनर्स। They also communicate the availability, rates, inventory and content. तो होता क्या है, मान लो कि कितना आपके पास बेडरूम्स अवेलेबल हैं, कितने रूम्स अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीजें कौन चेक करेगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे कम्युनिकेट होगा प्लेटफॉर्म्स के बीच में। लेट से मैं एक वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ मेक माई ट्रिप, और मैं कहूँ कि मैं ईज माई ट्रिप विजिट करना चाह रहा हूँ, मैं कहूँ मैं कोई और वेबसाइट विजिट करना चाह रहा हूँ, मैं अब GoIbibo पे जाना चाह रहा हूँ, तो कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि हाँ भैया होटल में इतने ही रूम्स बचे हैं। तो वो सारी चीजें करना इनका काम है, इनके सॉफ्टवेयर्स का काम है। इसके अंदर इनके पास प्रोडक्ट है जैसे RateGain हो गया जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है। उसके बाद इनके पास एक प्रोडक्ट है डिस्को नाम से, DHISCO, राइट, नॉट इट्स द टाइम टू डिस्को नाम से। तो वो ट्रांजैक्शन मॉडल पे वर्क करता है, एंड दिस सेगमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 48.6% ऑफ द रेवेन्यू। अब हम चलते हैं तीसरे बिजनेस वर्टिकल पे जिसका नाम है मार्टेक, MARTECH, TECH, राइट। So it is a single source provider of social media management.
राइट। इसके अंदर आप देख सकते हो 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड एंगेजमेंट रहती है। AI टू पर्सनलाइज गेस्ट एक्सपीरियंस, सारी चीजें कवर करते हैं ये लोग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि गेस्ट एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने में हेल्प करेगा। इन्होंने जो एग्जांपल दिया था वो काफी मुझे सिंपल सा लगा, तो वही मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई गेस्ट है जो कि पता लगा लेता है सोशल मीडिया वगैरह से कि उस गेस्ट को योगा बहुत पसंद है, राइट। एंड अगर आप कोई रूम बुक कराते हैं और उसमें आपको योगा मैट रखा हुआ मिल जाता है, तो आपका थोड़ा सा वहाँ पे जो गेस्ट है वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे एंड उनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ रहने का, आपके रिजॉर्ट में, आपके होटल में, वो एनहांस हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हमारा ध्यान वैसे नहीं जाता, बट इन कंपनीज का जाता है एंड इसलिए इन्होंने ऐसे ऐसे बिजनेस वर्टिकल्स खड़े हुए हैं। इसके अंदर इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज BCV, 14.2% रेवेन्यू आता है इस बिजनेस वर्टिकल से। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है प्राइमरीली, और इसके अंदर जो इन्होंने आरपू बताया था, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि पर होटल इस केस में, वो है $35,000 पर होटल पर ईयर। तो काफी अच्छा उस हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू वगैरह यहां से भी जनरेट होता है। बट इनका सबसे बड़ा बिजनेस वर्टिकल है डिस्ट्रीब्यूशन का, सेकंड पे आता है डैश एंड तीसरे पे आता है मार्टेक। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के जो बिजनेस वर्टिकल है उसके अंदर इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, Content.ai करके। Content.ai जिसको मैं कह रहा हूं सिंपली इंडस्ट्री फर्स्ट है, बहुत ही बढ़िया चीज है। आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे क्या करता है। इंडस्ट्री फर्स्ट कंटेंट ऑगमेंटेशन प्लेटफॉर्म ड्रिवन बाय AI टू एनहांस इमेजेस। सोचो, यानी कि मेरे अगर वेबसाइट पे, मैं होटल चला रहा हूं, मेरे वेबसाइट पे कोई इमेजेस लगी हैं, उनको एनहांस करता है एंड ट्रांसफॉर्म्स डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट वगैरह, राइट। तो अगर कोई चीज मैंने लिखी हुई है और उसको और एनहांस कर सकते हैं, उसको और इंप्रूव कर सकते हैं, तो सारा करता है। मेन फोकस इसका इमेजेस के ऊपर है ताकि कंटेंट हमारा खुद से इंप्रूव हो सके, राइट। तो ऐसा नहीं कि टेक्स्ट इंप्रूव कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कंटेंट को एनहांस कर रहा है बहुत ज्यादा। तो होता क्या है, जैसे इमेज आपकी ब्लर्ड आउट है या इमेज आपकी अच्छी नहीं है, तो ये पकड़ लेगा उसे कि हाँ भाई ये इमेज खराब है, इसमें ये चेंजेस हो सकते हैं, हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर मार के खुद से हो सकता है, तो वो कर देगा। तो कितनी बढ़िया चीज़ है। बहुत बार हम जब होटल की कोई बुकिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हैं, अगर रूम्स की फोटो अच्छी नहीं होती, हमारा मन पहले ही उतर जाता है कि यार यहाँ पे तो बुक नहीं कराना। तो ये सोचो, ये इस चीज को इंप्रूव करता है। आई थिंक इट्स अ लवली थिंग, जिसके बारे में अब जो कंपनी काम कर रही है ना, वही सोच सकती है। अब हम थोड़ी सोच सकते हैं कि अच्छा यार फोटो भी एनहांस करनी होती होगी, ये तो कोई ठीक से ही खींच ले, उसमें क्या बात है। तो लेकिन ये सारी चीजें आप सोचें यहाँ पे हैं एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन का इनका पार्ट है। तो बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है इस कंपनी के पास। अलग अलग प्रॉब्लम्स के हॉस्पिटैलिटी के अंदर आई थिंक दे वांट टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइडर। जैसे इन्होंने कहा कि हम शॉपिफाई बनना चाहते हैं इस सेगमेंट का, एंड आई थिंक ये बन भी सकते हैं अगर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें जिन पे मी एज अ कस्टमर माइट फोकस ऑन और नॉट, बट सबकॉन्शियसली डेफिनेटली मेरा ध्यान जाता है इन चीज़ों पे, राइट। एंड अगर आप उन चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं एंड एक होटल प्रोवाइडर को हेल्प कर रहे हैं कि कस्टमर उनके पास आके ही रुके। सो दीज आर थिंग्स दैट दे आर डूइंग। डैश के अंदर भी कुछ और चीज़ें हैं जो ये कर रहे हैं, जो कि डेटा एज अ सर्विस इनका मॉडल है, तो उसको भी समझ लेते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं कंपेटिटिव इंटेलिजेंस वगैरह तो है, ये तो मैं आपको बता चुका, राइट। कंपेटिटिव प्राइसिंग वगैरह हो गया, रिपोर्ट जनरेशन वगैरह करते हैं। रेट पैरिटी ऑफ प्राइस भी देखते हैं कि भैया रेट में कोई फ्लक्चुएशन वगैरह ज़्यादा तो नहीं आ रहे XYZ वेबसाइट और ABC वेबसाइट के ऊपर, तो डिफरेंस वगैरह तो नहीं चल रहे। प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा ये लोग, और एंड टू एंड प्राइसिंग प्लेटफॉर्म ये लोग एक तरीके से बन चुके हैं। तो गाइज होपफुली आपको इनके जो 3 मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कम से कम आपको बिजनेस समझ आ गया होगा कि डेटा एज अ सर्विस में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे हैं, और मार्टेक के अंदर ये क्या कर रहे हैं। तो वो तीनों वर्टिकल्स होपफुली आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर हैं। अगर नहीं है तो इस सेगमेंट को ही आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंपनी क्या करती है। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, आई हैव गॉन थ्रू मल्टीपल रिपोर्ट्स एज वेल, एंड आई हैव गॉन थ्रू देयर प्री IPO जो एक कॉन्फ्रेंस होती है, एंड वहीं से फिर मैंने इस सबको कंबाइन किया है, एंड दैट इज हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दीज थिंग्स। क्योंकि मुझे समझ आ पाया इसलिए मैं आपको समझा पाया हूं, प्लस मैंने काफी चीजें रीड करके इसलिए बोली हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए वहां पे। जरा भी ऐसा ना हो कि मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं और उसमें मैं दूसरे को मिक्स कर दूं, तो वो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। तो अगर आप इसको इसी सेक्शन को रिवाइंड करके सुनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, अगर नहीं बढ़ी है तो। अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं कि जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो क्या क्या है। तो डिमांड AI है इनके पास एक, जो डिमांड वगैरह इंप्रूव करता है, वो देखता है कि डिमांड कितनी है, क्या है, फ्यूचर में कितनी हो सकती है, और उस बेसिस पे कहीं ना कहीं आपकी प्राइसिंग वगैरह सेट करवाता है। रेव AI करके इनका एक नया सॉफ्टवेयर है जो कि रेवेन्यू मैनेजमेंट के ऊपर है। एक कंटेंट AI करके है जो कि कंटेंट ऑप्टिमाइज करता है क्रॉस ऑल डिमांड प्लेटफॉर्म्स या डिमांड पार्टनर्स जो आपके हैं, जहाँ से भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंपनी का फोकस है।
अब ये कंपनी आगे ग्रोथ कैसे कर सकती है, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ग्रोथ स्ट्रैटेजी वगैरह क्या है। तो इनका फोकस रहेगा, इन्होंने खुद से कहा है कि मार्टेक के ऊपर रहेगा फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल सेक्टर। सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी इन्हें दिखती है इन यूएस, यूएई, इंडियन ओशन एंड पार्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। इनका बहुत ज़्यादा फोकस क्रॉस सेलिंग पर भी है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्रॉस सेलिंग किस हिसाब से इनकी चल रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डैश है उसको स्केल करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफरिंग्स को भी बढ़ाना चाहते हैं। डैश के जो भी कस्टमर्स है ना, तो वो कितना कितना क्रॉस सेलिंग होता है, 26% डिस्ट्रीब्यूशन में, 11% मार्टेक में। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इसलिए कि क्रॉस सेलिंग इनका बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। जब हम बजाज फाइनेंस का एनालिसिस करते हैं कभी भी, तो आपने सुना होगा कि वो क्रॉस सेलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस देयर सर्विसेज। कैसे कर पाते हैं? डेटा मोनेटाइज करना आता है उन्हें। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से अगर क्रॉस सेलिंग हम देखना चाहें तो किस हिसाब से 33% जो डिस्ट्रीब्यूशन के कस्टमर्स हैं उनको डैश सर्विसेज दी जाती हैं, और 13% जो डिस्ट्रीब्यूशन के पास आपके जो क्लाइंट्स आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज ले रहे हैं उन्हें मार्टेक की सर्विसेज दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन वगैरह है, क्रॉस सेलिंग बहुत अच्छे से होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि एक बार कस्टमर आता है आपके पास 10 रुपए की चीज़ लेता है, फिर वो उसको लगता है कि काम आप अच्छा कर रहे हो, 15 की लेता है, 20 की लेता है, 25 की लेता है। इसी तरीके से कस्टमर कन्वर्ट होता है, लॉन्ग टाइम आपका एक लाइफ लॉन्ग कस्टमर बनता है। और ये इनके नंबर्स में भी आता है जब हम थोड़ी रेवेन्यू प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू प्रोफाइल किस टाइप की है। बट अभी हम चलते हैं इनकी और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पे कि कहां फोकस करना चाह रहे हैं। तो कंपनी कहती है कि हमारे पास बहुत सारे यूनिक डेटा एसेट्स हैं जिसके बेसिस पे हम एआई ऑफरिंग्स बना सकते हैं फ्यूचर की, जो कोई और नहीं बना सकता। विच आई वुड से आई काइंड ऑफ एग्री विद देम, क्योंकि इनके पास डेटा इस हिसाब से है कि ये एक्चुअली उसको ढंग से अगर मोनेटाइज करना चाहें तो वो इनके लिए बहुत बड़ा एक एसेट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लाना चाहूंगा जो कि ग्रोथ के ऊपर ही है, तो वो क्या होगा कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज कंपनी कहती है कि हमारे पास बहुत सारी हैं, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये कोविड वाला साल अगर हम छोड़ दें 2021, तो नॉर्मली ये एक्विजिशंस करते ही आ रहे हैं लगातार। तभी मैं आपसे कह रहा था कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से कंपनी बढ़ना चाहती है एंड दे वांट टू बिकम ग्लोबली नंबर 1। टू डू दैट दे डेफिनेटली नीड टू बाय बिजनेसेस एंड कम अप विद सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स जो मे बी लोगों ने सोची भी नहीं है अब तक। जब तक Amazon नहीं आया था ना, किसी ने सोचा नहीं था यार ऑनलाइन बुक डिलीवर हो जाए घर पे। जब तक Amazon वेब सर्विसेज नहीं आई थी ना, किसी ने सोचा नहीं था कि क्लाउड पे इतनी चीजें चली जाए। बट जब ये चीजें आती हैं तो सबको रियलाइज होता है यार ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ थी, अच्छा हुआ आप आ गए सोल्यूशन लेके। तो ये करना इनका काम रहेगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फियर्स, वेरी वेरी competitive. But I think the management can pull it off. They have been in this industry for a very, very long time. And us as investors, us as shareholders, definitely can take a bet on the management and on the business that they've built. तो guys, आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट सेक्शन होने वाला है, आज के जो स्टॉक एनालिसिस का हमारा लास्ट सेक्शन होने वाला है, दैट इज रेवेन्यू प्रोफाइल। अब रेवेन्यू प्रोफाइल में मैं आपको सिंपल सी कुछ चीजें तो बता चुका हूं कि जैसे इनके जो 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डैश एंड मार्टेक, तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन से आता है 48.6% का रेवेन्यू। आपका जो डैश हो गया उससे आता है 37.2% का रेवेन्यू, एंड जो मार्टेक है उससे आता है 14.2% का रेवेन्यू। तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा बिजनेस वर्टिकल सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। अब हम आगे और समझते हैं कि इनकी रेवेन्यू प्रोफाइल कैसी है, यानी कि कहाँ से बिजनेस आ रहा है, क्या हो रहा है, किस हिसाब से है। तो अगर हम रेवेन्यू बाय एंगेजमेंट के मैट्रिक्स से जज करें तो सब्सक्रिप्शन से 44% है, ट्रांजैक्शन से 26% है, और जो हाइब्रिड मॉडल पे चलते हैं यानी कि दोनों तरीके से चार्ज कर रहे होंगे या थोड़ा यहाँ से चार्ज कर रहे होंगे, उससे 30% है। तो आप देख सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन हो गया ना, सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आपको तो भैया कस्टमर पैसे देगा ही कम से कम उस साल के, अगर साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सो सब्सक्रिप्शन इज अ ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल। इनफैक्ट अडोबी हैज मास्टर्ड दिस बिजनेस मॉडल, एंड आप देखेंगे जब से अडोबी ने सब्सक्रिप्शन सर्विसेज पे शिफ्ट किया ना, बजाय प्रोडक्ट सेल करने के, अपना सॉफ्टवेयर एक बार वन टाइम सेल करने के, उसके स्टॉक प्राइस में आप देखो क्या तेजी आई है। सो सब्सक्रिप्शन ट्रांजैक्शन हाइब्रिड में ब्रेक होता है। सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन है 44%, 30% इज हाइब्रिड, 26% इज ट्रांजैक्शनल इन नेचर। अगर हम रेवेन्यू बाय ट्रैवल टाइप देखते हैं तो लेजर इज 96%, बिजनेस इज ओनली 4%। तो आप देख सकते हैं कि इनके पास किस तरीके का डेटा है कि लोग जब बुक कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इनको पता चल जाता है। आप मेंशन भी करते हैं वहां पे कि आपका पर्पस क्या है, एंड 96% इज लेजर। तो जो मैं आपसे कह रहा था ना, लोग घूमेंगे फिरेंगे बहुत ज्यादा,
96% लेजर, 4% बिजनेस। मैं मान सकता हूँ बिजनेस में हो सकता है डिक्लाइन आए, जो कि मुझे लग रहा है नहीं आएगा। आई थिंक इवन बिजनेस ट्रैवल इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। यस, हो सकता है कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में ना हो, राइट, क्योंकि जूम पे बैठ के हो जाएगा या घर पे बैठ के आप कर सकते हो किसी और वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म के बेसिस पे। बट देयर आर गोइंग टू बी सिचुएशन जब लोगों को लगेगा नहीं यार चलते ही हैं, बात करके आते हैं। पर्सनल टच इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। जैसे कि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, तो काफी टाइम क्या होता है, हमें क्लाइंट से मिलने ही जाना होता है, बिकॉज दे वांट टू सी यू फेस टू फेस। ट्रस्ट ही फाइनेंस में आपकी फेस वैल्यू पे बनता है, राइट। तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है कि नहीं एक बार इंटरेक्ट कर लेते हैं, एक बार मिल लेते हैं, उसके बाद चाहे कोई बात नहीं। तो ठीक है, कोविड की वजह से ऐसा हुआ है कि हम वीडियो कॉल्स पे बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गए, बट पहली मीटिंग हमेशा हमारी वीडियो कॉल ही होती है। उसी से ट्रस्ट बनता है कि हाँ, आप सामने वालों को देखते हैं, आप जज कर पाते हैं कि सामने वाले का नेचर कैसा है। एंड एज ह्यूमंस हमें है कि भैया हम अपने 5 सेंसेस को सबको यूज करें, उसके बाद एक डिसीजन मेकिंग करें, एंड दैट नेचुरली हैपेंस व्हेन यू मीट समवन इन पर्सन। रेवेन्यू प्रोफाइल में जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी। तो मैंने आपसे कहा था जैसे यूएस वगैरह में इनका काफी बिजनेस है, तो नॉर्थ अमेरिका से 65% बिजनेस आता है, एशिया पैसिफिक से 15%, यूरोप से 15% और बाकी बचाओ 5% बाकी जगहों से। एक और मेट्रिक जो मैं कहना चाहूंगा या आपको बताना चाहूंगा, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, दैट इज रेवेन्यू बाय कस्टमर्स। टॉप 1 to 5 जो इनके कस्टमर्स हैं, दे गिव 26% रेवेन्यू, टॉप 6 to 10 गिव 11%, बाकी के जो आते हैं वो 63% देते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने से पहले 2 छोटे से पॉइंट बता दूं। इनका जो रेवेन्यू रिटेंशन रेट है दैट इज 90%, इवन 2021 के अंदर। रेकरिंग रेवेन्यू इनका 99% है, ग्रॉस मार्जिन इनके 80% है और ईबिटा मार्जिन 9.4% है, यानी कि ये कंपनी आपको कैश फ्लो पॉजिटिव है और ये पैसा आपको कमा के दे रही है। ओपेक्स वगैरह का खर्चा जो हो रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट रेवेन्यू वाइज दिस इज पॉजिटिव। अब हम चलते हैं एक स्टेप पीछे, जो मैंने आपसे पॉइंट रेज किया था, रेवेन्यू बाय टॉप कस्टमर्स, रेवेन्यू बाय कस्टमर्स। हम देखते हैं कि जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं इसके, वो 26% रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो आईटी कंपनीज लिस्टेड है ना, अगर कोई छोटी आईटी कंपनी को देखेंगे तो बहुत बार क्या होता है, जो पहले 1-2 कस्टमर होते हैं ना, वो ही 10, 15, 20% का रेवेन्यू दे रहे होते हैं। इसके केस में टॉप 10 का जो वेटेज है वो 37% है, विच इज कंपेरेटिवली वेरी वेरी फेवरेबल। और मैंने ये पॉइंट जब पढ़ा ना, तो मैंने सबसे पहले ही लिखा कि ये बहुत ही फेवरेबल चीज है, बिकॉज यहाँ पे हम आईटी कंपनीज में देखते हैं टॉप 10 जो क्लाइंट्स हैं आपके, वो 50, 60, 70% बिजनेस ले जाते हैं। रिस्क क्या होता है, क्लाइंट गया ना, आपका बिजनेस खड़ा हो जाता है, आपका रेवेन्यू लॉस बहुत तगड़ा होता है। इसके केस में रिपीट कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, रेवेन्यू रिटेंशन हाई है बहुत ज्यादा इस कंपनी का, सारी चीजें हैं, बट इसका जो डिपेंडेंस है टॉप के 10 कस्टमर्स पे वो भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है रेटगेन जैसी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, कि आपका रेवेन्यू डिपेंडेंस नहीं है 1 या 2 या 3 क्लाइंट्स के ऊपर या आपके टॉप 10 क्लाइंट्स के ऊपर। यू हैव मोर क्लाइंट्स विच आर विलिंग टू कम ऑन बोर्ड विद यू एंड विच आर विलिंग टू पे यू, एंड आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सो रेटगेन में मुझे बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव फैक्टर लगा। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा भी फ्री टाइम हो, आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस वगैरह निकालें जो छोटी आईटी कंपनीज है हमारी, एंड चेक करें कि उनकी वेटेज किस हिसाब से है या किस हिसाब से उनका रेवेन्यू ब्लॉक हो जाता है। अगर वो टॉप 10 कस्टमर्स में कोई काम करने से मना कर दे, कोई पेमेंट डिले कर दे, क्या होता है, तो उससे मे भी आपको ये पॉइंट और क्लियर समझ आएगा और आपको इसकी इंपॉर्टेंस और समझ आएगी। तो गाइज, ये था रेटगेन का स्टॉक एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस। होपफुली आपको बिजनेस समझ आया होगा, जो कि मैंने SaaS कंपनी से स्टार्ट किया कि SaaS कंपनीज क्या होती हैं। हमने कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री की बात करी कि किस तरीके से कंपनी स्टार्ट हुई थी 2004 में। फिर हमने बात करी कि इसके बिजनेस वर्टिकल्स किस हिसाब से हैं, इसकी रेवेन्यू प्रोफाइल कैसी है वो भी हमने समझी, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी समझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि रेटगेन आपको एक्साइटिंग बिजनेस लगता है नहीं लगता, क्या आप इसके अंदर अपने पैसे डालने चाहेंगे नहीं डालना चाहेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस इस कंपनी के बारे में, तो आप सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सिल्वर मेंबर्स के लिए जब ये वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो भी आ चुकी है, एंड अगर आपने ज्वाइन बटन दबाया, सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन करी, तो वो वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक दिस बिजनेस, मैं इतना बता दूंगा। बाकी जो मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो हम सिल्वर मेंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे। आप अपना डिसीजन यहाँ पे खुद से ले सकते हैं। फॉर मी इट लुक्स लाइक अ वेरी वेरी क्लीन बिजनेस, वेरी वेरी क्लीन मैनेजमेंट, वेरी वेरी फोकस्ड मैनेजमेंट। मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। पर्सनली आई डू लाइक दिस कंपनी अ लॉट। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।